हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक 2.0 के फाइन आर्ट के क्वेश्चन पेपर पर एनालिसिस करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हुए हैं वो सभी लोग अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कट ऑफ के ऊपर सर्वे करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों के जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को हिट करने हैं वो 120 क्वेश्चन पर करने हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन जो थे वो लैंग्वेज से थे, वो क्वालिफाइंग मार्क्स थे। तो टोटल ओवरऑल जो आप लोगों की मेरिट बनेगी वो 120 क्वेश्चन पर बनेगी। तो 40 क्वेश्चन जो थे वो जनरल स्टडी के थे और 80 क्वेश्चन जो थे आप लोगों के सब्जेक्ट फाइन आर्ट से थे। तो 120 क्वेश्चन को मिलाइए और उसमें आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, चाहे वो जनरल ग्रुप के कैंडिडेट हो, ओबीसी ग्रुप के कैंडिडेट हो, एससी ग्रुप के कैंडिडेट हो। आप लोग अपना ग्रुप और आप लोग अपने क्वेश्चनों को संख्या आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइए। आज के पेपर में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि किस क्वेश्चन पे आपत्ति होगी, और आप लोग भी थोड़ा मेरे साथ एनालिसिस करिए और आप लोगों के जो भी राय हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि कमीशन की आंसर की भी आ चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सही ऑप्शन पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पर बुकलेट सीरीज जो दी गई है जिस पर हम लोग कार्य करेंगे वो बुकलेट सीरीज ए है, और आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स जो था 150, और इसमें 2.5 घंटे का पेपर था। इसमें जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था वो है, तो सभी लोग जानते हैं। चलिए सीधे हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। फाइन आर्ट के पार्ट 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि फाइन आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो जितने भी ग्रुप के कैंडिडेट हैं, चाहे वो बुकलेट सीरीज ए हो, चाहे बुकलेट सीरीज बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, वो लोग अपने एनालिसिस करिए। हम क्वेश्चन नंबर 71 है कि किस मुगल चित्रकार ने रामायण महाकाव्य का चित्रण किया था? ऑप्शन के रूप में साहबदीन, भवानीदास, गोवर्धन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। कमीशन ने इसका राइट आंसर जो टिक किया है, कमीशन ने जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही किया है वो साहबदीन को टिक किया है। जरा आप लोग ऑप्शन को ध्यान देखिए, साहबदीन, भवानीदास, गोवर्धन, और यहाँ पर क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है? मुगल चित्रकार के रूप में रामायण महाकाव्य का चित्रण किसने किया था? तो यहाँ पर साहबदीन को इन्होंने टिक किया है। साहबदीन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थानी शैली में मेवाड़ शैली के जो प्रसिद्ध 2 कलाकार माने जाते हैं, साहबदीन और मनोहर, इनको माना जाता है। और यहाँ पर जो आप लोगों को अकॉर्डिंग कर रहा है मुगल चित्रकार के रूप में बात किया जा रहा है, तो साहबदीन तो राजस्थानी शैली के हो गए, तो साहबदीन को कैसे इन्होंने टिक किया, जरा आप लोग गौर करिए। और जो मेवाड़ शैली में जिन्होंने रामायण का चित्रांकन किया था वो मनोहर के द्वारा 1649 ईस्वी में किया गया था, जिसकी प्रति जो है आज प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में भी देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन पर आपत्ति हो सकती है। क्वेश्चनों की संख्या अधिक होने के कारण मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। 72 नंबर का क्वेश्चन है कि अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है तो राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है। ऑप्शन के रूप में विदेशी पेंटिंग के लिए, हास्य पेंटिंग के लिए, गीतात्मक पेंटिंग के लिए, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर कमीशन ने किया है वो सी को टिक किया है, और सही भी है, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मुगल कला के इतिहास में जो आज हम लोग चित्रकला और चित्रांकन की याद करते हैं, उसी प्रकार से हमारी जो राजस्थानी और पहाड़ी कला के कलाकारों के द्वारा जो चित्रांकन किए गए थे उसमें हम लोगों को गीतात्मक पेंटिंग की भाव भी प्रदर्शित होती है, चाहे वो बारहमासा का चित्रांकन किया गया हो, चाहे रागमाला का चित्रांकन किया हो। तो इस दृष्टि से 72 का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 73 नंबर का क्वेश्चन है कि किस मुगल कलाकार ने किशनगढ़ स्कूल की स्थापना की थी? यहाँ पर देखिए मुगल कलाकार की बात की जा रही है और किशन स्कूल की स्थापना की बात की जा रही है। किशनगढ़ स्कूल, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान शैली में किशनगढ़ शैली जो थी या किशनगढ़ स्कूल जो था एक महत्वपूर्ण
अपना दायित्व स्थान रखता है और इसमें जो चित्र शैली का जो निर्माण हमें देखने को मिलता है वो नागरी दास के शासनकाल में भी काफ़ी उल्लेखनीय प्रारंभ होता है। लेकिन मुगल कलाकार के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया है। तो ऑप्शन के रूप में साहबदीन, गोवर्धन, भवानी दास, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं के ऊपर बात किया रहा है और इसका राइट आंसर जो सही किया गया है वो भवानी दास को इन्होंने किया है। भवानी दास कहने का तात्पर्य कि भवानी दास एक तो पहले अकबर के शासनकाल के कलाकार थे, परंतु अकबर के शासनकाल के बहुत सारे कलाकार जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में भी कार्य किए थे। परंतु आप लोगों ने देखा कि किशनगढ़ स्कूल की जो स्थापना होती है वो 1609 ईस्वी में महाराजा जो किशन सिंह थे उन्होंने किशनगढ़ नगर की स्थापना किए थे। लेकिन उस शासनकाल में क्या है कि जहांगीर का भी शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी प्रारंभ हो जाता है। तो रियासत मुगलों के भी होने के दायित्व में अगर मुगलों का अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। अगला 74 नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध पात्र ने उनकी पहचान निहाल चंद्र की पेंटिंग की नायिका से की है? ऑप्शन के रूप में राधा, बनी ठनी, रागिनी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर निहाल चंद की पेंटिंग की नायिका से की है तो निहाल चंद की बहुत ही फेमस पेंटिंग थी, वो थी बनी ठनी। तो इस क्वेश्चन का जो 74 का राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो 75 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। राजस्थान में नाथद्वारा के मंदिरों में छवियों के पीछे लटकने वाली कपड़ों की पेंटिंग को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पिछवाई के नाम से जाना जाता है। तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा और कमीशन ने भी सही माना है। हम लोग उसी क्वेश्चन पर जरा सस्पेंशन करेंगे जल्दी से कि कौन से क्वेश्चन पर आप लोग आपत्ति करेंगे। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि षडंग का अंतिम सिद्धांत जो रंगों के अनुप्रयोग और उचित स्वभाव को संदर्भित करता है। ऑप्शन के रूप में प्रमाण, वणिकाभंग, सदृश्यम, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 76 का जो राइट आंसर जो होगा वो वणिकाभंग होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो षडंग का सिद्धांत है रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिकाभंग इति चित्र खडंगकम। तो यहाँ पर जो पुटअप कर रहा है कि अंतिम सिद्धांत, तो अंतिम सिद्धांत वणिकाभंग होगा। देखिए आप सभी लोगों से एक जरा रिक्वेस्ट है, जो इन्होंने ऑप्शन डी इन्वॉल्व किया है ये सभी कैंडिडेटों को कन्फ्यूजन पैदा करेगा और जिनकी थ्योरी बहुत ही अच्छी होगी वही सही जजमेंट करने में निपुण होंगे। तो आप लोग डी को थोड़ा सा संभल कर देखिएगा, इससे आप लोग कन्फ्यूजन मत रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 77 है कि किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार ने रहस्यमय भारतीय जंगलों की अपनी बचपन की यादें व्यक्त की और परिदृश्य चित्र बनाए? ऑप्शन के रूप में एम.एफ. हुसैन, जी.आर. संतोष, एस.एच. रजा और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ऑप्शन को ध्यान में देखने से यहाँ पर जो अंकन मिलता है कि एस.एच. रजा का जो संबंध था वो मध्य प्रदेश के बबरिया से था और इन्होंने अपने जो गांव और वहाँ के जंगलों से रिलेटेड उनके जो हृदय में जो सदृश बनते थे उन्हीं पर उन्होंने अधिक कार्य भी किया है। तो इसके अकॉर्डिंग 77 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी की तरफ होगा और कमीशन ने भी सही किया है। 78 नंबर का क्वेश्चन है कि 1990 में एस.एच. रजा किससे प्रेरित होकर पेंटिंग के नए विचार की ओर बढ़े? ऑप्शन में दिया है प्राचीन भारतीय उपनिषद दर्शन और तांत्रिक पंथ, प्राचीन भारतीय रस दर्शन और तांत्रिक पंथ, प्राचीन भारतीय गुण दोष दर्शन और प्रगतिशील पंथ, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कमीशन ने भी माना है प्राचीन भारतीय उपनिषद दर्शन और तांत्रिक पंथ। नेक्स्ट 79 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए हम लोग उसी क्वेश्चन पर हिट करेंगे जल्दी जल्दी जिस पे डाउट है। देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन है कि महिला चित्रकार अपर्णा कौर ने अपने शुरुआती दिनों में महिलाओं द्वारा बनाई गई कौन सी प्रसिद्ध लोक पेंटिंग को लेकर उनके रूपांकनों को सीधे कैनवास पर उतारा? तो अपर्णा कौर ने जिस महिला द्वारा बनाई गई जो प्रसिद्ध लोक पेंटिंग को अपने रूपांकनों में सीधे कैनवास पर उतारा था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग को।
तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का कि कौन भारतीय सम्राट भारत में बौद्ध कला का पहला प्रमुख संरक्षक था। ऑप्शन के रूप में समुद्रगुप्त दिए गए हैं, सम्राट अशोक दिए गए हैं, सम्राट हर्षवर्धन दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एस जो 80 है उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध कला का बहुत बड़ा विकास होता है। क्योंकि पूरे भारत की अगर हम लोग बात करें तो भिन्न भिन्न स्थानों पर बौद्ध स्तूपों का भी निर्माण कराया गया, स्तंभों का भी, अशोक स्तंभों का भी निर्माण कराया गया, जिसमें बौद्ध कला के तमाम हमें रूप देखने को मिलते हैं। तो इसलिए 80 का राइट आंसर बी होगा। 81 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में बौद्ध काल में कौन से 3 प्रमुख प्रकारों की वास्तुकला पाई गई। तो ऑप्शन के रूप में स्तूप, सूत्रधार और चैत्य दिए गए हैं। बी में स्तूप, विहार और चैत्य दिए गए हैं। सी में विहार, स्तूप और त्रिरत्न दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि स्तूप, विहार और चैत्य जो थे वो बौद्ध काल में 3 प्रमुख वास्तुकला के जो माने जाते हैं। तो इसके अनुसार बी राइट हो जाएगा। देखिए, बिना ऑप्शन को पढ़े हम लोग जज नहीं करेंगे, तो थोड़ा आप लोग धैर्यता जरूर बनाइएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जज करेंगे कि किस क्वेश्चन में आपत्ति हो सकती है। नेक्स्ट 82 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से बेजोड़ का चयन कीजिए। और यहाँ पर जो है उत्कीर्णन है, नक्काशी है, डिजाइनिंग है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर बेजोड़ को देखना है, बेजोड़ जिसका जोड़ नहीं है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डिजाइनिंग हो जाएगा। राइट आंसर सी है, क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश एससेट का पेपर हुआ था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। तो 83 नंबर का क्वेश्चन है कि दशहरे के दौरान रावण के पुतले, खाली स्थान है, की कलात्मक अभिव्यक्ति का एक लोकप्रिय रूप है। ऑप्शन के रूप में पेंटिंग, स्थापना कला, प्रिंट मेकिंग, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर देखिए, दशहरे के दौरान जो रावण के पुतले को बड़े मैदानों में ले जाकर स्टेबलिश किया जाता है। रावण का जो ऊपर का धड़ होता है वो अलग होता है, नीचे का धड़ अलग होता है, तो वो पार्ट वाइज उनका निर्माण किया जाता है और किसी मैदान में ले जाकर उनका इंस्टॉलेशन किया जाता है। और हमारी भारतीय चित्रकला में इंस्टॉलेशन को ही हम लोग स्थापना कला के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। भारत में इसके बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे विवान सुंदरम, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इनको याद रखिएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 84 नंबर का क्वेश्चन है कि विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे उपकरण, सामग्री, रूप, आकार, अनुपात, सकारात्मक, नकारात्मक सेटिंग और अभिव्यक्ति से अध्ययन करना कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है। भित्ति चित्र, पेंटिंग, मूर्तिकला, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, जैसा क्वेश्चन इन्होंने पुटअप किया है और इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगी, जब हम लोग स्कल्पचर डिपार्टमेंट के जितने भी आर्टिस्ट होंगे वो समझते होंगे कि मूर्तिकला के निर्माण में इन सभी अभिव्यक्ति के अध्ययन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसलिए 84 का जो राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी होगा। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि सूचीबद्ध दृश्य कलाकारों में से एक प्रिंट मेकर हैं, उसका पता लगाएं। ऑप्शन के रूप में शंखो चौधरी, धनराज भगत, ज्योति भट्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, 85 के ऑप्शन को देखने के अनुसार इसमें जो फेमस प्रिंट मेकर माने जाते हैं वो ज्योति भट्ट को माना जाता है। शंखो चौधरी, धनराज भगत जो कि एक प्रसिद्ध स्कल्पचरिस्ट मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा। 86 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी आर्ट गैलरी आधुनिक भारतीय कला के महत्वपूर्ण कार्यों के संग्रह और रख रखाव के लिए समर्पित है। ऑप्शन के रूप में ललित कला अकादमी गैलरी, अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प गैलरी, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, भारत की कौन सी आर्ट गैलरी आधुनिक भारतीय कला के महत्वपूर्ण कार्यों के संग्रह और रख रखाव के लिए जो समर्पित है उसको हम लोग राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के नाम से जानते हैं। तो 86 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ऐसा ही नहीं कि बिहार के कैंडिडेट ही इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जितने भी आगामी चाहे EMRS के एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे
उत्तर प्रदेश के टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे नेट जेआरएफ के एग्जाम होने वाले हैं, सभी कैंडिडेट इन सभी क्वेश्चनों को देखिए और अपने जो अकॉर्डिंग इनको जज करिए कि देखिए किस प्रकार से आयोग हर तरह अपने क्वेश्चन पेपर को सेट कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो आप सभी लोगों से इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़िए। 87 नंबर के क्वेश्चन पर बात कर लें हम लोग। क्वेश्चन है कि भारत में कुषाण काल के दौरान कलात्मक गतिविधि का कौन सा केंद्र महत्वपूर्ण था। तो भारत में कुषाण काल के दौरान जो कलात्मक गतिविधि का जो महत्वपूर्ण केंद्र आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन के रूप में मथुरा, सांची, गांधार, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो अगर हम लोग जाएंगे, जैसा कि कमीशन ने भी माना है, वो डी उपयुक्त सही हो जाएगा, क्योंकि गांधार जो कि महत्वपूर्ण क्षेत्र तो था ही कुषाण काल में। यहाँ पर बौद्ध काल की जो हमें मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं, जो कि आज वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो शिक्षा का केंद्र जो तक्षशिला था वो भी महत्वपूर्ण था। तो अगर हम लोग कलात्मक गतिविधियों का केंद्र अगर बात करें तो उपयुक्त में से एक से अधिक केंद्र हमें कुषाण काल के दौरान देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर डी की तरफ सही जाएंगे। 88 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय कला में शासन काल का सही क्रम चुनिए। और यहाँ पर मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग दिया गया है। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त दिया गया है। शुंग, गुप्त, मौर्य, कुषाण। तो देखिए ऑप्शन के हुए देखने के अनुसार सीधी सी बातें हैं। पहला शासन हम लोग मौर्यों का शासन देखते हैं, उसके बाद शुंग देखते हैं, कुषाण देखते हैं, गुप्त। इन शासन कालों में हमें कला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति भी होती है। तो इस हिसाब से 88 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 89 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र, भारत भवन, गढ़ी वर्कशॉप, हुसैन दोषी गुफा और कला भवन दिया गया है। तो अगर हम लोग मिलान की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि कला भवन जो कि यहाँ पर बी ग्रुप में शांति निकेतन दिया गया है, इसका सही हो जाएगा। हुसैन दोषी गुफा जो कि आप लोगों को सब लोग को बताया है गया है कि इसको अहमदाबाद गुजरात में ये स्थित है। गढ़ी वर्कशॉप जो कि दिल्ली में स्थित है। भारत भवन जो कि आप सभी लोग जानते हैं भोपाल में स्थित है, और इसलिए ये जो इसका हो जाएगा मुंबई। तो अगर इसकी मिलान हम लोग करें तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर ए में आप लोग देख रहे हैं, और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी राइट हो जाएगा। 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के निम्नलिखित रसों को आरंभिक से अंतिम तक कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन के रूप में हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस और रंद रस दिया गया है। तो यहाँ पर जो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में जो रस हैं, जैसे कि यहाँ पर पहले पे जो है श्रृंगार रस, दूसरे पे हास्य रस, तीसरे पे करुण रस, चौथे पे रौद्र रस और छठे पे जो होता है वो वीर रस हम लोग देखते हैं। तो इसके अनुसार जो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को 91 नंबर का क्वेश्चन है कि जब रेखाएं किसी स्थान को घेरती हैं तो वे सृजन करती हैं। यहाँ पर रूप, आकार, समुच्चय उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए कोई भी कलाकार जब अपने कैनवास पर, जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे किसी भी बिंदु का निर्माण करता है तो वो कैनवास क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब किसी रेखा के द्वारा किसी स्थान को घेरती है तो वो क्या करती है, तो जैसे मान लीजिए किसी स्थान को जब कोई हमारी रेखा घेरती है तो किसी आकार को निरूपित करती है। कोई भी आप अगर आप देख लें, चाहे कोई भी आप अंकन कर लें, आप देखेंगे कोई एक आकार निर्माण कर ले जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाता है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 92 नंबर का, कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मुहरे किस तकनीक के अंतर्गत प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने वाले मुहरों के ऊपर बात की जा रही है,
और किस तकनीक के अंतर्गत प्राप्त हुई है? यहाँ पर इंटेग्लियो तकनीक, एम्बॉस तकनीक, खोई हुई मोम तकनीक, उपर्युक्त में से एक से अधिक नहीं। तो आज जो हम वर्तमान युग में जो प्रिंट मेकिंग में, चाहे वो इनग्रेविंग हो, एचिंग हो, इंटेग्लियो हो, एक्वा टिंट हो, ये जो भी रूप देखते हैं उसमें से जो ऑप्शन के रूप में जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो इंटेग्लियो तकनीक की तरफ राइट हो जाएगा। 92 का जो राइट आंसर ए कमीशन ने भी शो किया है। 93 नंबर का क्वेश्चन है कि दृश्य कला के क्षेत्र में क्यूबिज्म एक महान कला आंदोलन है, उस कलाकार को चुनिए जिसे क्यूबिज्म का जनक कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन के रूप में जुआन ग्रीस, पाब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्रैक, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं दिया है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो जॉर्ज ब्राक हो जाएंगे। यहाँ पर पाब्लो पिकासो भी दिया गया है, अगर जॉर्ज ब्राक नहीं होते तो पाब्लो पिकासो राइट होता, परंतु अगर यहाँ पर क्यूबिज्म की जनक की बात की जाए तो जॉर्ज ब्राक ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जॉर्ज ब्राक ने ही पाब्लो पिकासो के साथ मिलकर क्यूबिज्म अर्थात घनवादी आंदोलन का प्रारंभ किया था। यहाँ पर पाब्लो पिकासो जो थे, इनके जो चित्र थे वो घनवाद का जो प्रारंभ करता है। घनवाद की जो हमें आरंभिक चित्र हमें जिन कलाकारों के रूप में मिलता है वो पाब्लो पिकासो है, लेकिन अगर क्यूबिज्म आंदोलन की बात किया जाए तो उसके जनक पाब्लो पिकासो को ही माना जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जैसा कि कमीशन ने भी सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी भी कलात्मक डिजाइन को बार बार दोहराए जाने और उत्पन्न होने वाले अंतर संबंधों और स्पष्ट दिशात्मक गति को कहा जाता है। गति, लय, स्वरूप, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि इसी को हम लोग पैटर्न के भी नाम से जानते हैं, गति, मोमेंटम, लय, रिदम। लेकिन जो डिजाइन को बार बार दोहराए जाने और उत्पन्न होने वाले अंतर संबंधों को हम जो दिशात्मक गति को देखते हैं उसको हम लोग पैटर्न के रूप में जानते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जैसा कमीशन ने भी सही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य कला में क्योरोस्कुरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेक्निक, शब्द एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग छाया और प्रकाश के लिए किया जाता है। जैसा कि आप लोग वेस्टर्न आर्ट के लियोनार्डो दा विंची के द्वारा इसका प्रयोग अपने चित्रों में जो आप लोगों ने देखा वो बहुत ही उल्लेखनीय है। तो ये एक राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हम लोग उसी क्वेश्चन पर ध्यान देंगे जिस पे कुछ आपत्तियां हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सुल्तानगंज में पाया गया तांबे का बुद्ध किस काल की जीवित धातु मूर्ति का एकमात्र बड़ा टुकड़ा है? जैसा कि आप लोग तमाम क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं अपने प्रैक्टिस सेट में सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराता भी हूँ। आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले जो मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया था उसमें ये सारी पॉइंटें, जैसे सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की मूर्तियाँ हुई, ये हूबहू कराई जा चुकी हैं। तो यहाँ पे सुल्तानगंज में पाया गया जो तांबे का बुद्ध है, किस काल की जीवित धातु मूर्ति का एक टुकड़ा पाया गया था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये गुप्त काल की मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय कला के 6 अंग, जिसको हम लोग षडंग के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? अनुपात, अभिव्यक्ति, प्रतिनिधित्व, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय कला के 6 अंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये भिन्न भिन्न पहलुओं से संबंधित है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन डी की तरफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का कि रजमनामा के लिए प्रमुख चित्रकला श्रृंखला, जिसको 1582 ईस्वी में किस मुगल चित्रकार की देख रेख में शुरू की गई थी? ऑप्शन के रूप में बसावन, अब्दुस समद, दसवंत, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, रजनामा जो कि महाभारत का फारसी अनुवाद है और मुगल के शासनकाल में अगर अकबर की बात किया जाए तो इसमें जो दसवंत कहार थे उनके निरीक्षण में इसका महत्वपूर्ण कार्य किया गया था, क्योंकि दसवंत कहार के द्वारा रजनामा के लिए 21 चित्रों का निर्माण किया गया था और ये 1582 ईस्वी से स्टार्ट होती है और 1500
88-89 तक इसका कार्य होता है, परंतु बीच में ही दशवंत कहार ने 1584 ईस्वी में विकृति के कारण ये आत्महत्या कर लेता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो दशवंत हो जाएगा। 99 नंबर का जो क्वेश्चन है कि जहांगीर काल में सचित्र पांडुलिपियों ने स्वनिहित लघु चित्रों के अलंकृत एल्बमों का स्थान ले लिया, जिसे कहा जाता है ऑप्शन के रूप में पुरक्कास, मुरक्कास, पिएट्राडुरा, उपयुक्त में से एक नहीं। देखिए, जहांगीर के काल में सचित्र पांडुलिपियों ने जो स्वनिहित लघु चित्रों के अलंकृत एल्बमों का स्थान ले लिया था, उसको हम लोग मुरक्का के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये छोटे छोटे लघु चित्रों को संग्रहित करके आज जैसा आप लोग एल्बम देखते हैं, उसी के आधार से मुरक्का तैयार किया जाता था। तो ये राइट आंसर बी हो जाएगा 99 का। 100 नंबर का क्वेश्चन है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसके मार्गदर्शन में मुगल और राजपूत चित्रकला शैली का अध्ययन किया? ऑप्शन के रूप में आनंद कुमार स्वामी, ई.बी. हैबल, रविन्द्रनाथ टैगोर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे, जब ई.बी. हैबल कलकत्ता पहुंचते हैं तो इन्हीं के आग्रह से अवनींद्रनाथ टैगोर को प्रेरित करते हैं कि आपको वेस्टर्न आर्ट से शिक्षा से अच्छा है कि आप अपनी जो परंपरागत जो शैली है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। और उन्हीं से प्रेरित होकर अवनींद्रनाथ टैगोर ने, चाहे वो मुग़ल शैली के चित्र हो, चाहे राजपूत शैली के चित्र हो, चाहे अजंता के गुफा के चित्र से काफ़ी प्रेरित होते हैं और उस पर कार्य करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ई.बी. हैबल। अगला 101 नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली शिल्पी चक्र समूह की स्थापना कब हुई थी? तो सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली शिल्पी चक्र की जो स्थापना होती है वो 25 मार्च 1949 ईस्वी को होती है। तो इसलिए ऑप्शन को देखेंगे तो ए है 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1949, 25 मार्च 1950। तो यहाँ पर बी सही है, 25 मार्च 1949। 102 नंबर का क्वेश्चन है कि सेवक राम किस शैली की चित्रकला के सुस्थापित कलाकार थे? जैसा कि आप लोगों ने सेवक राम के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये पटना कलम के विख्यात कलाकार माने जाते हैं और पटना में या पटना शैली में कार्य करने वाले तमाम कलाकार थे। लेकिन सेवक राम की अगर बात किया जाए तो ये पटना कलम के माने जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कालीघाट, मेवाड़ शैली, पटना कलम, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 103 नंबर का क्वेश्चन है कि चित्रकला, मूर्तिकला, कविता, संगीत, नृत्य और वास्तुकला जैसी रचनात्मक अभिव्यक्ति की कई किस्मों के आवरण को क्या कहा जाता है? यहाँ पर कला, दृश्य कला, जंग आर्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ये हम लोग डी की तरफ जाएंगे, क्योंकि चित्रकला हुआ, चाहे मूर्तिकला हुआ, चाहे नृत्य कला, संगीत, वास्तुकला, ये भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति इसके माध्यम से व्यक्त की जाती है। तो इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि कमीशन ने भी सही माना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 104 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटिश अकादमिक परंपरा की तर्ज पर पेंटिंग, रेखाचित्र, जल रंग और ओलियोग्राफ का एक बड़ा समूह किसने बनाया? ऑप्शन के रूप में आनंद कुमार स्वामी, ई.बी. हैबल, राजा रवि वर्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो ब्रिटिश अकादमिक परंपरा की तर्ज पर पेंटिंग, रेखाचित्र, जल रंग और ओलियोग्राफ का एक बड़ा समूह जो ने तैयार किया वो राजा रवि वर्मा के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि राजा रवि वर्मा के ही सानिध्य में भारत में तैल रंगों का जो आरंभ देखा जाता है और साथ ही साथ इन्होंने ओलियोग्राफ पर भी उल्लेखनीय कार्य किया था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 105 का जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल सम्राट अलग अलग इतनी सारी मास्टर कलाकृतियों को खोजने का दावा करता है कि वह कलाकृति में प्रत्येक चित्रकार के स्टोक को खोज सकता है? क्या बेहतरीन पॉइंट है। सम्राट अकबर, सम्राट जहांगीर और सम्राट शाहजहां। तो ये मुगल काल की बात की जा रही है, तो इनके जो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो जहांगीर हो जाएंगे, क्योंकि जहांगीर एक प्रसिद्ध, एक उत्कृष्ट
चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे विख्यात चित्रों का अध्ययन किया था कि एक ही चित्र में भिन्न भिन्न कलाकारों के द्वारा कार्य किए जाने पर वो इतना भी निरीक्षण करके बता देते थे कि ये पार्ट किसके द्वारा बनाए गए हैं, ये पार्ट किसके द्वारा बनाए गए हैं। तो इसलिए एक बेहतरीन जो ऑप्शन हो जाएगा वो जहांगीर हो जाएगा। 106 नंबर का क्वेश्चन है कि मुसलीपट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक कला शैली का महान केंद्र था? कलमकारी, वारली, पिछवाई, उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक। देखिए, पिछवाई जो है राजस्थान, वारली महाराष्ट्र, कलमकारी जो है वो मुसलीपट्टम की काफ़ी विख्यात रही है। ये एक पारंपरिक लोक कला के रूप में भी जानी जाती है। तो इसलिए 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर के ऊपर बात करेंगे। क्वेश्चन है कि किस मुगल चित्रकार को जो वरीयता से रंगकर्मी था, सम्राट द्वारा नादिर उज जमा की उपाधि दी गई थी? अच्छा क्वेश्चन है। किस मुगल चित्रकार को, अगर ऑप्शन में देखें, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, अब्दुल समद, उपयुक्त में से। तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो अबुल हसन, जो कि एक प्रसिद्ध रंगकर्मी भी थे और इन्हीं के द्वारा जहांगीर ने इन्हें नादिर उज्जमा की उपाधि भी दिए थे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 108 नंबर के क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। जहांगीर के समय से मुगल वास्तुकला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख सजावट का काम था। देखिए ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए, मुरक्कास, मुकर नास, पिएट्रा ड्यूरा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जहांगीर के समय से बात की जा रही है और किसके बारे में स्पष्ट बात किया जा रहा है? तो वास्तुकला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख सजावट का काम था। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा पिएट्रा ड्यूरा, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में पिएट्रा ड्यूरा, जैसे कि आप लोगों ने मोज़ैक का कार्य देखा था, तो जहांगीर के शासनकाल में भिन्न भिन्न जो बहुमूल्य रत्न होते थे उनके, चाहे कीमती पत्थर होते थे, उन्हें इनको वास्तुकला में जैसे सजावट का कार्य देखने को मिलता है। ये एक प्रकार की पिएट्रा ड्यूरा टेक्निक थी जो कि मुगल काल के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में काफ़ी विशेषता रखती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, जैसा कि कमीशन ने भी सही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी के आविष्कारक कौन थे? और यहाँ पर जॉर्ज ईस्टमैन, फॉक्स टेबलबोल्ट, डागुएरे, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए आप लोगों को फोटोग्राफी के आविष्कारक जो थे वो डागुएरे को माना जाता है। तो इसलिए 109 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 110 नंबर का क्वेश्चन है कि 16वीं शताब्दी में उत्कीर्णन का सबसे बड़ा कलाकार था। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? 16वीं शताब्दी में। ऑप्शन में थॉमस बेबिक, एल्बर्ट ड्यूरर, पीटर पाल रूबेंस, उपयुक्त में से एक से। तो 16वीं शताब्दी की अगर बात किया जाए और ऑप्शन के देखा जाए तो वेस्टर्न आर्ट की बात की जा रही है और इसमें उत्कीर्णन के लिए जो सबसे बेस्ट कलाकार माने जाते हैं और सभी लोग जानते हैं एल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 111 नंबर का क्वेश्चन है कि विज्ञापन देने वाले संचार के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। ऑप्शन के रूप में मीडिया, उत्पादन, प्रेस डिजाइन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विज्ञापन देने वाले संचार के विभिन्न रूपों को हम लोग मीडिया कहते हैं, इसलिए 111 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि नेट जेआरएफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और आए भी हुए हैं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 112 नंबर का क्वेश्चन है कि सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तनों की मूल सामग्री है, अर्थात वो मूल सामग्री पुटअप किया जा रहा है कि जब मिट्टी के बर्तन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस, रेत, मिट्टी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि जो भी स्कल्पचर डिपार्टमेंट में जब पहला ही हम लोग कदम रखते हैं तो पहले ही मिट्टी में कार्य करने की आधारशिला रखी जाती है। उसके बाद ही आप लोग देखेंगे चाहे बच्चा भी होता है तो मिट्टी के खिलौने बनाना प्रारंभ करता है। इसीलिए किसी भी कार्य में स्कल्पचर डिपार्टमेंट में आप लोगों ने देखा कि मिट्टी के बर्तनों की मूल सामग्री की अगर बात की जाए तो मिट्टी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो 113 नंबर का क्वेश्चन है कि बादामी की गुफाओं में किस प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं? बादामी की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऑप्शन के रूप में प्रतिमाएं, आलेखन, चित्र, भित्ति चित्र, उपयुक्त में से।
देखिए बादामी की गुफा में जो भी आप लोगों ने भित्ति चित्रों का अंकन देखा, जैसा कि आप लोगों ने अजंता की गुफाओं में देखा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, भित्ति चित्र, जैसा कि कमीशन भी सी सही मानता है। नेक्स्ट 114 नंबर का क्वेश्चन है कि सित्तनवासन की गुफाओं में पाए जाने वाले भित्ति चित्र किस शैली के भित्ति चित्र से मिलते जुलते हैं? ऑप्शन के रूप में बादामी शैली, अजंता शैली, एलोरा शैली, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सित्तनवासन की गुफाएं जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही उल्लेखनीय रही हैं, और ये जो इन पर जो प्रभाव देखने को मिलता है वो अजंता शैली का देखने को मिलता है। तो इसलिए 114 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी की तरफ हम लोग जाएंगे, अजंता शैली। और कमीशन ने भी सही माना है, 120 सही है। नेक्स्ट 115 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित है? सभी लोग जानते हैं कि मोलाराम जो कि पहाड़ी शैली के बहुत उल्लेखनीय कलाकार थे, और पहाड़ी शैली में इनका जो संबंध रहा है वो गढ़वाल शैली से रहा है। तो 115 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हम लोग बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सफ़ेद मिट्टी, जिसे कायोलिन भी कहा जाता है, का उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? ऑप्शन के रूप में फर्नीचर, चीनी मिट्टी के बर्तन, आर्मेचर, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन जो आप लोग देखते हैं, चीनी के मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो कायोलिन का प्रयोग किया जाता है। तो 116 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 117 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि मिट्टी से बनी किस प्रकार की कलाकृति को अधिक तापमान पर अधिक कठोरता के लिए पकाया जाता है? यहाँ पर मिट्टी से बनी किसी प्रकार की आकृति को अधिक तापमान पर अधिक कठोरता के लिए पकाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन को समझिएगा, चीनी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के पात्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो भी पत्थर के पात्र बनाए जाते हैं इनमें कठोरता लाने के लिए और इनको अधिक तापमान पर पकाया जाता है। चाहे चीनी मिट्टी के बर्तन हो, उनका भी एक टेम्परेचर निर्धारित होता है। मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं उनका भी एक टेम्परेचर निर्धारित होता है कि किस टेम्परेचर पे इसको पकाना है। अगर टेम्परेचर की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो जो पॉट्स होते हैं वो अपना एक्चुअल रूप प्रदान नहीं कर पाते हैं, इसीलिए सबकी टेम्परेचर निर्धारित की जाती है। जैसा भी आप स्कल्पचर डिपार्टमेंट में जो भी लोग भी होंगे वो सभी लोग जानते होंगे। जो पेंटिंग डिपार्टमेंट में हैं उनके लिए थोड़ा सा संभावना है, बट आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान में देखते हुए कि अधिक तापमान पर अधिक कठोरता के लिए जब मिट्टी से बनाते हैं हम लोग पत्थर के पास, जैसा कि आज आप लोग टाइल्स के रूप में भी देख रहे हैं, या जो स्ट्रीट जो बन रहे हैं उसमें भी जो टाइल्स लगी जाती हैं वो काफ़ी कठोर होते हैं और वो मिट्टी से, कंक्रीट से काफ़ी तैयार किए जाते हैं। तो इसके लिए 117 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों पर भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे कन्फ्यूजन होने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट 118 नंबर का क्वेश्चन है कि पाप कला को कहाँ बहुत अधिक स्वीकार किया गया? वेस्टर्न आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पाप कला को जो सबसे अधिक स्वीकार किया गया था वो यूएसए में, और ऑप्शन को देख लेते हैं, इटली, यूएसए, यूके, उपरोक्त में। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए हम लोग 119 नंबर का है कि त्रिनाले कितने साल में आयोजित होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला प्रदर्शनी है? तो सभी लोग जानते हैं द्विनाले, त्रिनाले। द्विनाले जो होती है 2 वर्ष पर होती है और त्रिनाले जो होती है वो 3 वर्ष पर होती है। तो ऑप्शन को चेक करेंगे, ए है 2 साल, बी है 3 साल, सी है 4 साल। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 120 नंबर का क्वेश्चन को है कि पहाड़ी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? ऑप्शन को चेक करेंगे, नैनसुख, गोवर्धन, विचित्रा। तो यहाँ पर ऊपर ही आप लोगों को दिख रहा है नैनसुख, जो कि पहाड़ी शैली के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 121 नंबर का क्वेश्चन है कि कला का वह रूप जिसमें ऑप्टिकल भ्रम पैदा किया जाता है कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल जो भ्रम पैदा किया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने वेस्टर्न आर्ट में भी देखा होगा। मैंने आप लोगों को स्टडी भी कराया था कि ऑप आर्ट में अर्थात ऑप्टिकल आर्ट में जो हम लोग देखते हैं कि ऑप्टिकल भ्रम पैदा किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन को चेक करेंगे, गतिज कला, पॉप कला, ऑप कला, उपयुक्त में से। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऑप कला।
122 नंबर के क्वेश्चन पर बात करें। क्वेश्चन है कि एक कला जिसमें लोक कला की कल्पना होती है, रूप और अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है और अक्सर बच्चे जैसी दिखती है, कहलाती है। आदिम कला, प्रिंट बनाना, आर्ट डेको, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा एक कला जिसमें लोक कला की कल्पना होती है, रूप और अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है और अक्सर बच्चे जैसी दिखती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आदिम कला कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 123 नंबर के क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है कि एक समतल सतह पर त्रिआयामी आकृतियों और स्थान का प्रतिनिधित्व करना कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है? जबकि एक समतल सतह पर त्रिआयामी आकृतियों और स्थान का प्रतिनिधित्व करना जो होता है वो पर्सपेक्टिव के रूप में भी हम लोग जानते हैं, जिसका ऑप्शन देखेंगे रचना, तत्व, परिप्रेक्ष्य, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट 124 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि तंजावुर में बृहदेश्वर का महान मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर काफ़ी उल्लेखनीय मंदिर माना जाता है और ऑप्शन के रूप में चोल, पांड्य, राष्ट्रकूट, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर जिसके शासनकाल में बनाया गया था वो था चोल काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 125 नंबर का क्वेश्चन है कि पहला भारतीय कला विद्यालय कहाँ शुरू किया गया था? ऑप्शन के रूप में मुंबई, बेंगलोर और मद्रास दिया गया है। तो ऑप्शन को आप लोग दरकिनार करिए। पहले आप लोग ये भी देख लीजिए कि पहला भारतीय कला विद्यालय कहाँ शुरू किया गया था। आप लोग जानते हैं कि यूरोपीय पद्धति में भारत में शिक्षा प्रारंभ करने के लिए जो क्रमिक कला विद्यालय का जो प्रारंभ होता है मद्रास में, कलकत्ता में और मुंबई में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो मद्रास हो जाएगा। इसकी स्थापना कब होती है? 1850 ईस्वी में होती है। कलकत्ता की जो स्थापना जिसमें होती है वो 1854 का समय होता है और जो मुंबई में होती है वो 1857 में। तो ये क्रम है भारत में यूरोपीय शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए जो विद्यालय प्रारंभ किए गए थे। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। 125 नंबर की हो गई है। 126 नंबर का क्वेश्चन है कि कटरा जो कि मथुरा से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा किस काल की है? यहाँ पर सुंग, कुषाण, गुप्त, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कटरा जो टीला माना जाता है मथुरा से प्राप्त हुई थी और वहाँ से बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा हमें प्राप्त हुई थी और इसका जो समय माना जाता है वो कुषाण काल का माना जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 127 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सभी लोग जानते हैं कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत जो दिया गया था वो आनंदवर्धन के दिया गया था। ऑप्शन को चेक करते हैं तो ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 128 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन से दो नाम संबंधित हैं? ऑप्शन के रूप में M.F. हुसैन और माधुरी दीक्षित दिया गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर और जे स्वामीनाथन दिया गया है, कला भवन और नंदलाल बोस दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संबंध के बारे में पुटअप किया जाए तो M.F. हुसैन और माधुरी दीक्षित का आपस में एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन रहा है, क्योंकि माधुरी दीक्षित को लेकर M.F. हुसैन के द्वारा तमाम कृतियों का निर्माण किया गया है, तो इसलिए इनका संबंध रहा है। वहीं पर कला भवन की, अगर शांति निकेतन के कला भवन की बात किया जाए तो वहाँ पर नंदलाल बोस के द्वारा जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य करवाया गया था, इसके लिए एक दूसरे से संबंध रखता है। तो इसलिए ऑप्शन को देखने के अकॉर्डिंग हम लोग डी की तरफ जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आयोग ने भी एक से मतलब डी को राइट माना है। 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर जाएंगे। लिखा गया है कि कालानुक्रमिक क्रम में अनुक्रम चुनिए, और यहाँ पर ऑप्शन के रूप में पुनरुत्थानवादी, प्रगतिशील, पट्टा पेंटिंग और अमूर्त की बात की जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप लोगों ने देखा कि पुनरुत्थानवादी का टाइम क्या था, प्रगतिशील का समय क्या था, वेस्टर्न आर्ट में भी आप लोगों ने देखा, भारत में भी इनके उत्थान की बात देखा, पट्टा पेंटिंग की बात किया, चाहे अमूर्तन के ओर आंदोलन जो हुआ कलाकारों के द्वारा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इनके
क्रम को अगर सजाना हो तो आप लोगों ने पट्टा पेंटिंग, जैसा कि हम लोग कालीघाट के क्षेत्र में जो पट चित्रण का कार्य देखने को मिलता है, चाहे उड़ीसा के क्षेत्र में देखने को मिलता है, काफ़ी प्राचीन माना जाता है। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग कालक्रम में जाएंगे तो पट्टा पेंटिंग राइट आंसर, पट्टा पेंटिंग, पुनरुत्थानवादी, प्रगतिशील और अमूर्त की तरफ जाएंगे। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1930 के दशक की ऑप आर्ट किसकी रचनावादी प्रथाओं से ली गई थी? ये जो ऑप आर्ट है, ऑप्टिकल आर्ट, वो किससे प्रभावित हुई है ऐसा माना जाता है। तो आप लोगों ने बाहोस स्कूल का नाम सुना होगा और इससे प्रभावित होकर ऑप आर्ट की ओर अग्रसर कलाकारों ने कार्य करना स्टार्ट किया था 1930 के दौरान में। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, बाहोस स्कूल, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये स्कूल है और यहाँ पे तमाम वेस्टर्न आर्ट के कलाकारों ने शिक्षा भी प्राप्त किया है, कार्य भी किया। नेक्स्ट 131 का क्वेश्चन है कि बुल फाइट श्रृंखला में पिकासो ने प्रयोग किया था। बेहतरीन बुल फाइट जो है वो पाब्लो पिकासो की बहुत ही फेमस कृति है और इस पर उन्होंने एक बहुत बड़ी जो सीरीज का निर्माण किया था। ऑप्शन के रूप में ऑफसेट लिथोग्राफी, नरम जमीन, उभार नक्काशी, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑफसेट लिथोग्राफी का प्रयोग किया था। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 132 नंबर का क्वेश्चन है कि मास्टर ऑफ कलर्स के नाम से विख्यात महान कलाकार का नाम चुनिए। यहाँ पर हेनरी रूसो, राउल डफी, हेनरी मैटिस, उपरोक्त में से। तो ऑप्शन को देखने के बाद ये वेस्टर्न आर्ट के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो वेस्टर्न आर्ट में मास्टर ऑफ कलर्स के नाम से जो विख्यात कलाकार रहे हैं उनको हम लोग हेनरी मैटिस के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट 133 नंबर का क्वेश्चन है कि फाउंटेन दादावाद स्थापना कार्य किसके द्वारा किया गया था? ट्रिस्टन जारा, मार्सेल डुनचेप, राउल हॉसमैन, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सभी लोग जानते हैं कि फाउंटेन जो दादावाद स्थापना कार्य जिसके द्वारा किया गया था वो मार्सेल डुनसा के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 134 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रभाववाद की कला किसके द्वारा गढ़ी गई थी? तो उत्तर प्रभाववाद की जो कला जो गढ़ी गई थी वो आप तो ऑप्शन के लुई लेराय, रोजर फ्राई, चार्ल्स डेविन, जैसा कि आयोग ने रोजर फ्राई को माना है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक चट्टान कर्तन वास्तुकला का प्रभाव कहाँ पाया गया? तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है और ऑप्शन को ध्यान से देखिए, अजंता की गुफाओं में, लोमस ऋषि गुफाओं में, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में। देखिए जो प्रारंभिक चट्टान कर्तन कहने का तात्पर्य है कि पहाड़ों को काट कर जो वास्तुकला का निर्माण हमें देखने को मिलता है वो सम्राट अशोक के शासनकाल में बराबर की गुफाओं हुआ, चाहे नागार्जुन की पहाड़ियों में जो आजीवक संप्रदाय के आश्रितों के लिए इन शासकों के द्वारा जो गुफाओं का निर्माण करवाया गया था वो आरंभिक चट्टान कर्तन की एक बहुत ही बेहतरीन वास्तुकला का उदाहरण पेश किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो हम लोग बी की तरफ टिक करेंगे। 135 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 136 नंबर का क्वेश्चन है कि लोथल और कालीबंगन दोनों गुजरात में स्थित हैं, पूर्व मौर्यकालीन स्थल हैं, हड़प्पा स्थल हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर हम लोग ऑप्शन को ध्यान देखें और क्वेश्चन को ध्यान देखें तो देखिए गुजरात में स्थित है। तो अगर बात करें हम लोग लोथल की बात तो ये गुजरात में स्थित है। कालीबंगन जो कि ये राजस्थान में स्थित है, तो इसलिए ए गलत हो जाएगा। पूर्व मौर्य काल की ये है ही नहीं और ये हड़प्पा स्थल, तो ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि लोथल और कालीबंगा जिसके उपलक्ष्य में ये पुटअप कर रहा है कि ये स्थल जो हैं ये हड़प्पाई स्थल हैं और उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं। राइट आंसर सी हो जाएगा। आयोग ने भी सी को राइट माना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 137 नंबर का क्वेश्चन कि उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने महिला आकृतियों की हमेशा लंबी गर्दन का चित्रण किया है। बहुत ही फेमस है
क्योंकि इस पर कार्य करने वाले जो वेस्टर्न आर्ट के बहुत ही फेमस आर्टिस्ट माने जाते हैं मोदिलियानी, इन्होंने जो महिलाओं की जो गर्दन बनाई थी वो लंबी बनाई थी। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, मोदिलियानी। 138 नंबर का क्वेश्चन है कि विलियम ब्लैक कला के किस चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेस्टर्न आर्ट के बहुत ही फेमस उल्लेखनीय कलाकार माने जाते हैं विलियम ब्लैक, और इन्होंने स्वच्छंदतावाद पर कार्य किया। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, त्रिआयामी कला को कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए त्रिआयामी कला के बारे में, 3 डायमेंशनल जो आर्ट के बारे में पुटअप कर रहा है, और ऑप्शन में प्लास्टिक कला, मूर्ति निर्माण कला, चित्रात्मक कला, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम लोग बात करें त्रिआयामी कला के लिए, तो मूर्ति कला ये भी 3 डायमेंशनल होती है, प्लास्टिक कला ये भी 3 डायमेंशनल होती है, चित्रात्मक जो होती है वो 2 डायमेंशन होती है। इसलिए 139 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। कमीशन 139 का डी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 140 नंबर का क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग स्वतंत्रता के आग्रह का प्रतीक माना जाता है, के चित्रकार का नाम बताइए। बहुत ही फेमस है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। तो इसको प्राणनाथ बांगो के द्वारा निर्माण कराया गया था। तो इसलिए 140 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 141 पर बात करें, 12वीं शताब्दी के मध्य से किस कला ने धीरे धीरे रोमनस्क शैली का स्थान ले लिया। तो 12वीं शताब्दी के मध्य से जिस शैली ने रोमनस्क शैली का स्थान लिया था उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोथिक कला कहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 142 नंबर का क्वेश्चन है कि गॉथिक कैथेड्रल स्मारकों और कब्रों को किसके उपयोग से सजाया जाता है। तो गॉथिक कैथेड्रल और स्मारक कब्रों को क्या होता है कि मूर्तियों से सजाया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट 143 का है कि वेटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल किस कलाकार द्वारा बनाई गई बेहतरीन कृति है। तो सिस्टीन चैपल पर कार्य करने वाले माइकल एंजेलो बहुत ही फेमस कलाकार माने जाते हैं वेस्टर्न आर्ट के। तो इसलिए 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आयोग ने भी बी को सही माना है। नेक्स्ट 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चित्रकला की एक अधिक नाटकीय और भावनात्मक शैली के रूप में किसे माना जाता है। तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चित्रकला की एक अधिक नाटकीय और भावनात्मक शैली के रूप में जिसे हम लोग जानते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग व्यवहारवाद कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने 16वीं शताब्दी में मैनरिज्म में जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों ने ऐसे ऐसे नाटकीय और भावनात्मक शैली का रूप आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोग हिट करिए। नेक्स्ट 145 नंबर का क्वेश्चन है कि दादावाद ने एक अधिक शांत आंदोलन को रास्ता दिया जिसे के नाम से जाना जाता है। तो दादावाद ने एक अधिक शांत आंदोलन को रास्ता दिया था, उसे सभी लोग जानते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, अति यथार्थवाद कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये वेस्टर्न आर्ट के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अलेक्जेंडर कॉल्डर ने लटकती हुई संरचनाओं के साथ मूर्ति कला का एक नया रूप बनाया जिसे कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं उसको हम लोग काइनेटिक आर्ट अर्थात मोबाइल कला के भी नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 147 नंबर का क्वेश्चन है कि किस कलाकार ने अपने अवचेतन रचनात्मक आवेगों को व्यक्त करने के साधन के रूप में कैनवस पर पेंट डालने या टपकाने की तकनीक का उपयोग किया था। तो सभी लोग जानते हैं एक्शन पेंटिंग में ऐसे रूप को हम लोग देखते हैं और जिसके लिए सभी लोग जानते हैं कि जैक्सन पोलॉक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे वेस्टर्न आर्ट में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 148 पर बात कर लेते हैं। वह तकनीक जिसमें डिजाइन को धातु की प्लेट पर खरोच दिया जाता है और फिर एसिड के साथ खा लिया जाता है कहलाता है। तो ऑप्शन के रूप में नक्काशी, उत्कीर्णन, नक्काशी,
अर्थात नक्काशी कहने का तात्पर्य कि कार्विंग, इंग्रेविंग और एचिंग। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे एचिंग जो टेक्निक थी, इसमें क्या होता है कि धातुओं की प्लेटों पर डिजाइन किया जाता है और उसके बाद उसको एसिड बॉट में डाला जाता है। जो एसिड जो होती है जिसमें रेखांकन के जो रूप में भरकर उसको खा लेती है, अर्थात वो उत्कीर्ण कर देती है, एचिंग कर देती है, नक्काशी उससे तैयार हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो एचिंग कहते हैं। राइट आंसर जो होता है 148 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 149 का जो क्वेश्चन है कि पिघली हुई धातु को एक सांचे में डालकर मूर्तियों को आकार देने की विधि कहलाती है। तो सभी लोग जानते हैं कि सिरे पर दो, कास्टिंग, एनकास्टिंग, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि पिघली हुई धातुओं को एक से मतलब सांचे में डालकर मूर्तियों को आकार देने की विधि, जैसे हम लोग प्राचीन काल में मोहनजोदड़ो में जैसे मधुच्छिष्ट विधि, जिसको हम लोग लॉस्ट वैक्स मेथड के भी नाम से जानते हैं, वो भी टेक्निक था। और भी जैसे कास्टिंग में भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक टेक्निक की तरफ हम लोग जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा डी होगा। कमीशन ने भी डी को ही सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो दर्शकों को एक सोचने पर मजबूर करने के लिए कि दर्शाया गया दृश्य वास्तविक है, परिप्रेक्ष और पूर्वाभास का उपयोग करने की विधि है। रोशनी, जिसको हम लोग इल्यूमिनेशन, भ्रमवाद, इम्पेस्टो, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, जैसे क्वेश्चन ही आप लोग देख रहे हैं कि दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करने के लिए कि दर्शाया गया जो दृश्य है वो वास्तविक है या परिप्रेक्ष में है या पूर्वाभास में है। भ्रम जहाँ पर पैदा किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रमवाद कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी होगा। और इस पर तमाम कलाकार ने कार्य भी किया है। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। जो भी मेरे भी जो राय थे, मैंने भी आप लोगों को इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में अपने राय को व्यक्त किया। आप लोगों के भी जिन क्वेश्चनों पर अगर कुछ व्यक्त करने हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी जगह पे मुझसे मिस्टेकिंग हुई है तो भी आप लोग मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर पेपर को सॉल्व करने में अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि हम लोग इसके ऊपर एक कट ऑफ के ऊपर बात करें। तो जितने भी लोग इस एग्ज़ाम में इन्वॉल्व हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो आप लोग अपने 120 क्वेश्चनों पर ही अपने एनालिसिस करिएगा। जो 140 मतलब 150 क्वेश्चन में जो 30 क्वेश्चन था जो लैंग्वेज से रिलेटेड था, वो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, वो क्वेश्चन को आप लोग दरकिनार करके 120 जो कि जनरल स्टडीज़ और सब्जेक्ट 80 मतलब 120 क्वेश्चन पर ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओवरऑल 120 में आप लोगों के कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। और अपने ग्रुप का नाम लिखिए, किस समुदाय से हैं, तो हम लोग एक एक्चुअल कट ऑफ पर बात कर सकते हैं। तो ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर। और आने वाले जो स्टेट का पेपर है उसमें भी आप लोगों के एक अच्छे स्टैंडर्ड देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जितने भी लोग हैं अच्छे से अपनी तैयारी को करिए। और किसी प्रकार की सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जुड़कर मुझसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में बस इतना है। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।